ओके, तो सिचुएशन अगर हम देखें, सो प्रीवियसली हमने स्प्रिंग वाला सिस्टम देखा हुआ था एसएचएम के लिए। सो आज उसी सीक्वेंस पे देख लेते हैं क्वेश्चन। बस फर्क क्या पड़ने वाला है कि इंक्लाइन प्लेन पे हम सेम एसएचएम करवा रहे हैं, मतलब एक थीटा इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ पर अगर हम ऑसिलेशंस करवाएं सिमिलर क्या कि किसी एक सॉलिड स्फीयर को कनेक्ट कर दिया स्प्रिंग वाले मीडियम के थ्रू। तो मान लेते हैं ये क्या अपना m, r की डिस्क है, m, r डिस्क। तो यार अभी बताओ क्या लगता है कि अगर मैं स्प्रिंग को इस तरीके से कनेक्ट कर देता हूँ इंक्लाइन प्लेन में, तो क्या कुछ चेंजेस आएंगे? क्या क्या चीज बदलने वाला है? क्या mg रिस्टोरिंग में हेल्प कर रहा था क्या? नहीं। तो जब कल हमने देखा था कि यार mg रिस्टोरिंग वगैरह में हेल्प नहीं कर रहा, तो इंक्लाइन करने से क्वेश्चन में कुछ फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। हाँ, सिर्फ क्या फर्क पड़ेगा, ये बिल्कुल सिमिलर टू ये क्वेश्चन ही हो जाएगा। कुछ भी खास डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। सिर्फ डिफरेंस किस चीज का है? डिफरेंस किस चीज का आएगा? मीन पोजीशन शिफ्ट होगी। ये समझाना यार सबको। सिर्फ इस क्वेश्चन में क्या शिफ्ट होगा? मीन पोजीशन। सो ड्यू टू mg sin theta, मीन पोजीशन विल शिफ्ट। हाँ, मीन पोजीशन विल शिफ्ट। और कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। टाइम पीरियड वही आएगा जो पहले आया था। क्या आया था टाइम पीरियड? 2 पाई अंडर रूट। हमने क्या देखा हुआ था? 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन क्या देखते हैं यहाँ पर? सी। ठीक है। और इस क्वेश्चन पर सी क्या आया था? 2 पाई अंडर रूट सी क्या आया था? k इंटू आर स्क्वायर आया था। यस, ठीक है। सो k इंटू आर स्क्वायर आया था। अगर टॉप पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे तो फिर क्या आ गया था? 4 टाइम्स k इंटू आर स्क्वायर। ओके। और ये आया किसके अबाउट है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर? सो अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो ये थोड़ा सा ध्यान देना कि किसके अबाउट है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं, जिसके अबाउट हम शिफ्टिंग करते हैं, निकालते हैं, उसके अबाउट है। ठीक। अच्छा, आपको ये नहीं लगा कि यार सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी तो रोल कर सकता है? मतलब सिमिलर क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है ना कि ये व्हील है सर, और ये व्हील इन एंड आउट मूव कर रहा है। मैंने भी कैसे बात की कि स्मॉल एसएचएम हो रहा है, इस तरीके से वो रोटेट हो रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लिप नहीं हो रहा है। क्लियर? सिर्फ ऐसा लेफ्ट राइट ऑसिलेट हो रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है ना सिनेरियो कि इन एंड आउट हो, मतलब डिफॉर्मेशन प्रॉपर हो। कैसे? एज अ प्योर रोल, मतलब ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोल करके जाए, तो तब ये एसएचएम जो है चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तब डिस्प्लेसमेंट काफी ज्यादा हो जाएगा ना अगर ये प्योर रोल करके जाएगा। तो हमने जो निकाला है वो किसके लिए निकाला है? स्मॉल एम्पलीट्यूड के लिए। तो अगर आपको ऑसिलेशन कराना है तो एक ये भी केस हो सकता है क्या, किसे काफी आगे पुल कर लो तो ये रिटर्न क्या करेगा? रोल होके जाएगा। ओके, ठीक है। तो ये था कल वाला सिनेरियो कि अगर एंगल पे रख देंगे तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। एक और टर्म रहता है, ऐसे यूज हो जाता है, आप लोग सोच में लग जाते हैं कि क्या है ये एग्जैक्टली तो इसमें कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। एक रहता है टॉर्सनल पेंडुलम। टॉर्सनल पेंडुलम, तो ये जैसे सेकंड पेंडुलम होता है वैसे टॉर्सनल पेंडुलम को समझे। ये क्या होता है? रिजिड पेंडुलम होता है। मतलब रिजिड पेंडुलम मतलब एक रिजिड रॉड से किसी ऑसिलेटिंग सिस्टम को कनेक्ट करके रखते हैं। तो ये मान लेते हैं क्या ये एक रिजिड रॉड है, ठीक है। या फिर एक
कोई भी मेटेलिक रॉड हो सकती है जिसका आपको क्या दिया हुआ है, रिजिडिटी कांस्टेंट दिया हुआ है। सो एक रॉड बोल सकते हैं और जिसका रिजिडिटी कांस्टेंट, रिजिडिटी कांस्टेंट ये क्या है, ये सी है। तो मुझे पता है कि यार अगर इससे हमने कोई भी ऑब्जेक्ट को कनेक्ट किया, ठीक, मतलब मान लेते हैं कि इससे हमने एक डिस्क को कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर एक डिस्क को कनेक्ट किया हुआ है इसके साथ। तो अगर हम इस डिस्क को थीटा कुछ भी घुमाते हैं, इसको अगर हम कुछ भी थीटा घुमाते हैं, तो हमें पता है कि रॉड के साथ कनेक्टेड है, फिक्स्ड है, तो रॉड एक ट्विस्ट होगी ना। सो ड्यू टू ट्विस्टिंग ऑफ रॉड, ट्विस्टिंग, ड्यू टू ट्विस्टिंग ऑफ रॉड बाय एन एंगल थीटा, ठीक है। सो ड्यू टू ट्विस्टिंग ऑफ रॉड बाय एन एंगल थीटा, वो एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगाता है इलास्टिसिटी के वजह से, और टॉर्क क्या होता है, सी थीटा के इक्वल होता है। सो मतलब यहाँ तो डायरेक्टली एक्चुअल सी ही आ गया है ना, ये हमने इलास्टिसिटी चैप्टर में पढ़ा हुआ था, याद है ये सी सबको? यस या तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम टॉर्सनल पेंडुलम की बात करें तो उसमें हमें कुछ टेंशन लेने वाली जरूरत ही नहीं है, उसका जो सी है वही हमें क्या कर देगा, टॉर्क का टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको दे देगा। ओके, सो सी क्या है, टॉर्सनल रिजिडिटी, सी क्या है, टॉर्सनल रिजिडिटी ऑफ रॉड, टॉर्सनल रिजिडिटी ऑफ रॉड, ठीक है। और ऑसिलेट कौन हो रहा है, ये मान लेते हैं डिस्क, तो ऑसिलेट हो रहा है डिस्क। सो डिस्क का एम कॉमा आर से निकल आएगा क्या, आई, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2 पाई रूट आई बाय सी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या फॉर्मूला, जहां पर आई किसका है, डिस्क का अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्लियर, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो मतलब ये है कि टॉर्सनल पेंडुलम में कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो जो अपना फॉर्मूला है 2 पाई रूट आई बाई सी, उस पे ये जो सी याद रखना है कि जो हम कांस्टेंट निकालते हैं इन केस ऑफ टॉर्सनल पेंडुलम क्या यूज होता है, एक रॉड, तो ये रॉड का क्या है, टॉर्सनल रिजिडिटी बन जाता है। ओके, ठीक है। फिर मैंने बताया कुछ एग्जांपल्स हम और ऐड करेंगे डिफरेंट टाइप के सेम स्प्रिंग एंड सिस्टम में। सो स्प्रिंग एंड सिस्टम में लेट्स से अब हम इंट्रोड्यूस करते हैं एक रॉड को। स्प्रिंग सिस्टम में हम किसे इंट्रोड्यूस करते हैं, रॉड को। सो मान लेते हैं ये एम कॉमा एल की रॉड है, ये K1 है, ये K2 है, ठीक। तो ये रॉड ऑफ कोर्स इस पॉइंट के अबाउट अगर आपने इसे कुछ भी रोटेट किया तो रॉड रोटेट होगी। सो ये मैं मान लेता हूँ ये रॉड क्या है, ये रॉड है एम कॉमा एल की। अब बताओ इसका अगर हमें SHM देखना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या समझाया क्या करना पड़ता है, क्या करें हम इसे, स्मॉल थीटा डिस्प्लेस करेंगे, स्मॉल थीटा डिस्प्लेस करेंगे, तो रॉड का एंगल कुछ ऐसा होने लग जाएगा ना, समझ आया या नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्प्रिंग कितना कंप्रेस होगी, इसे मान लेते हैं क्या x1 और इसे मान लेते हैं क्या x2। तो चलो यार बताओ, पहले थी रॉड इस तरीके से और अभी हो गई रॉड इस तरीके से, हमने कितना डिस्प्लेस किया है, थीटा। तो ये कितना आ गया, x1 कितना आ गया, पता है x1 कितना हो जाएगा देन, x1 कितना आ जाएगा, x2 नहीं x2 तो आ जाएगा, अदर पैरामीटर्स के टर्म में, थीटा के टर्म्स में चाहिए होगा ना हमें x1।
L/2 L/2 sin. sin theta. साइन थीटा नहीं यार, थीटा स्मॉल है, सिर्फ थीटा, आर्क रेडियस वाला कॉन्सेप्ट। ओके सर हाँ, तो ये यहाँ पर याद रखना, L/2 साइन थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आर्क थीटा लिखेंगे, L/2 थीटा, एंड x2 भी क्या आ जाएगा, सेम L/2 theta. L/2 थीटा। अभी बस यार रिस्टोरिंग टॉर्क देखो, रिस्टोरिंग टॉर्क कितने टॉर्क लग रहे होंगे, 2 फोर्स लग रहे होंगे और उनके टॉर्क। तो बताओ इस रॉड में अगर मैंने डिस्प्लेस किया तो स्प्रिंग किस तरफ फोर्स लगाएगी, 1 कंप्रेस हो गई है, वो क्या लगाएगी, इधर की तरफ Downward. क्लॉकवाइज टॉर्क, और ये लगाएगा अपवर्ड, तो ये भी क्लॉकवाइज टॉर्क, तो Clockwise. दोनों टॉर्क क्या होंगे, Add. ऐड हो जाएंगे। तो ये F1 τ1 F2 τ2, और देखो दोनों टॉर्क ऐड होने वाले हैं, ये दिख रहा है हमें क्वेश्चन में, तो बस तुरंत जल्दी से लिख देंगे टॉर्क, क्या हो जाएगा, F1 इंटू L/2 प्लस F2 इंटू L/2. और F1 कैसे लिख सकते हैं, K1 X1 X1. L/2 प्लस K2 X2 L/2, और क्या करें X1 X2 को L/2 थीटा से रिप्लेस कर दे, तो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या आ जाएगा, K1 L/2 थीटा L/2 प्लस K2 L/2 थीटा इंटू L/2। तो यार थीटा ही तो हमें प्रोपोर्शनल चाहिए होता है ना, तो देखो क्या मिल गया हमें, K1 L स्क्वायर, मतलब पूरा L²/2 कॉमन ले लें अगर हम, L²/4 कॉमन आ गया, क्या आ गया, K1 प्लस K2, और ये क्या आ गया, थीटा। theta. तो इसे क्या करेंगे अब, Compare. यस कंपेयर करेंगे, अब कंपेयरिंग विद नॉर्मल टॉर्क प्रोपोर्शनल टू सी थीटा से, C theta. सो देन सी हमें पता चल गया, सी कितना आ गया, L²/4 इंटू K1 प्लस K2। अच्छा अब आई क्या होगा इसका, आई ऑफ रॉड, यस आई ऑफ रॉड किसके अबाउट, Center. Center. सेंटर नहीं, वर्ड है Angle of Axis of axis of rotation. rotation. रोटेशन, और वो किसके अबाउट इस बार रोटेट हो रहा है, सेंटर के अबाउट। सो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा ml²/12। 12. 12. बस टाइम पीरियड का आंसर आ गया। सो मुझे लगता है टाइम पीरियड निकालना सबको समझ आ गया ना यार, ये 2π√I/c। सो अभी ये मैं लिख देता हूँ, उतना जरूरत नहीं है बट ठीक है, ml²/12, और वहां पर क्या आया है आंसर, L²/3 K1 प्लस K2, क्लियर ना, 4 K1 प्लस K2, तो 4 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। देखिए टाइम पीरियड क्या आ गया, 2π√m/3 K1 प्लस K2, क्लियर है या नहीं यार, सबको समझ आ गया ना ये, हाँ सर. ओके गुड। एक और एग्जांपल पिक कर लेता हूँ फिर, और देख लेते हैं क्लैरिटी कितना है ये एग्जांपल। चले कोई एक स्टूडेंट यहाँ पर एक्सप्लेन करता जाए इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। सो ये एक रॉड है, M, L की रॉड है ये, M, L की रॉड है और 2 स्प्रिंग्स हैं, ठीक है। और गलती मत करना, इसे लर्न मत करने लग जाना, एग्जाम में क्या करना हमेशा, फास्ट सॉल्व करना। क्यों, क्योंकि अगर लर्न करोगे तो ये पक्का K1 K2 में गड़बड़ कर दोगे, समझ आया ना क्यों। चले तो स्टेप्स बता यार, क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या करेंगे हम इसे, Displace. डिस्प्लेस करेंगे। Displace. तो पहले थी ये हॉरिजॉन्टल, तो ऊपर डिस्प्लेस करेंगे या नीचे, नीचे. नीचे की तरफ हमने डिस्प्लेस किया, वैसे ऊपर भी कर दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, रीस्टोरिंग का फॉर्मेट बदल जाएगा। तो पहले थी ये स्ट्रेट और अब हमने थीटा एंगल डिस्प्लेस कर दिया। अब हम क्या ढूंढने का ट्राई करेंगे, Torque. उससे पहले टॉर्क निकालने से पहले क्या चीज, X1 X2. X1 X2. वेरी गुड,
पहले हमें x1 x2, तो ये हो गया अपना क्या x1 और ये हो गया x2। तो अगर हमने थीटा डिफॉर्म किया तो हमें x1 और x2 ढूंढने पड़ेंगे। चले, तो अगर मुझे पता है कि ये रॉड m, l की है, तो बताओ यार फिर x1 x2 कैसे निकलेंगे? x1 कितना हो जाएगा? r थीटा टाइप यस l थीटा, और x2 कितना हो जाएगा? L/2 theta. L/2 theta. वेरी गुड, l/2 थीटा। अब क्या बचा नेक्स्ट स्टेप? रिस्टोरिंग टॉर्क। तो रिस्टोरिंग टॉर्क के लिए फिगर बना लेते हैं क्या? पहले थी स्ट्रेट, फिर हमने कर दिया इसे ऐसे, तो F1 और F2 किस तरफ लगेंगे? तो ये कंप्रेस हो गई है, मतलब F2 भी ऊपर की तरफ और F1 भी ऊपर की तरफ। तो दोनों कैसा सेम डायरेक्शन में टॉर्क लगाएंगे ना, तो ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट? ऐड होंगे। ठीक है, सो ये हो गया क्या? टाउ 2 और ये हो गया इसका टॉर्क टाउ 1। तो देखो दोनों टॉर्क ऐड हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा रिस्टोरिंग टॉर्क क्या हो जाएगा? टाउ 1 प्लस टाउ 2, दोनों टॉर्क ऐड हो रहे हैं। टाउ 1 क्या हो जाएगा? F1 इंटू L theta. x1 प्लस F2 इंटू x2। ये होगा क्या? ये कुछ गलत किया हमने भी। सर वो यस, परपेंडिकुलर वेरी गुड, आर परपेंडिकुलर, टॉर्क मतलब आर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर F इंटू L और यहाँ पर F2 इंटू L/2। वेरी गुड। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? F को लिख देते हैं। सो K1 x1 L प्लस K2 x2 L/2। नेक्स्ट स्टेप x1 x2 लिख देते हैं। x1 कितना है? L थीटा, और x2 कितना है? L/2 थीटा। सो मुझे लगता है आप लोग समझ गए कि आंसर क्या आने वाला है। L स्क्वायर कॉमन ले लिया, सो क्या आ गया? K1 प्लस, नहीं उल्टा आ गया, K2/4 आ गया, ओके, इनटू थीटा आ गया। तो अभी क्या निकाल दें? कंपेयरिंग विद L टाउ इज इक्वल टू C थीटा, देन C इज इक्वल टू कितना आ रहा है? L स्क्वायर K1 प्लस K2 अपॉन 4। क्लियर है ये सबको? बताएं। ठीक है, तो ये अपना C आ गया। देन क्या यूज करेंगे? देन I अबाउट, किसके अबाउट निकालते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। यस, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो रॉड किसके अबाउट रोटेट हो रही थी? H के पॉइंट about. ऑफ सस्पेंशन। हाँ, मतलब यहाँ पर देखें तो रॉड किसके अबाउट हो रही है? एज के H. अबाउट, हिंज के अबाउट। तो यार मतलब उसका क्या आएगा फिर? आए ml²/3। ओके, ठीक है यार। ये मैं अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं वापस से सिखाने लग जाऊंगा, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। अभी टाइम पीरियड आ जाएगा, क्या आ जाएगा? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन I अपॉन C। सो 2 पाई अंडर रूट कर लेते हैं, वैल्यू क्या आ गई है? ml²/3, और यहाँ पर क्या आ गया? L स्क्वायर K1 प्लस K2/4। ओके, चाहिए तो एलसीएम लेके सॉल्व भी कर सकते हैं, तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। टी का आंसर क्या आ जाएगा? 2 पाई अंडर रूट 4 सबसे टॉप पे चला जाएगा, 3 अपॉन पे रहेगा m अपॉन 4 K1 प्लस K2। हमने क्या लिया? 4 को एलसीएम लेके टॉप पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐसा दिखने लगेगा। तो बताएं यार, ये तो सारे आइडिया समझ आए कि नहीं एसएचएम के? हाँ, यस सर। ये बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि टॉर्क में स्टेप्स में गलतियां नहीं हो। तो जब भी कभी एसएचएम का टेस्ट वगैरह रहे तो टाइम पीरियड के बारे में देख लेना है। अच्छा, पता है एग्जाम में जब भी कभी एग्जाम होता है और हमें लेट से हमारे पास 20 क्वेश्चंस हैं, तो टाइम पीरियड से ऐसा नहीं है, टाइम पीरियड से मैक्सिमम 4 to 5 क्वेश्चन ही आते हैं। बाकी रिमेनिंग जो सॉल्विंग एसएचएम है ना, वो उससे नियरली 16 क्वेश्चंस होंगे। मतलब 80% क्वेश्चन किससे आते हैं? जो एक्चुअल एसएचएम है। टाइम पीरियड से सिर्फ कितने आते हैं?
20%। लेकिन पॉइंट ये है कि तीन ही चीजें हैं और उनसे रिलेट करके डीप क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है, स्प्रिंग, स्ट्रिंग और एक फिजिकल पेंडुलम। फिर बाकी रिमेनिंग चैप्टर लाइक ग्रेविटेशन, फ्लूइड, थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी, इन सारे चैप्टर पे, यंग्स मॉडुलस, ये सब पे पूछा ही जा सकता है। इसलिए मैं ऑसिलेशन को सबसे लास्ट में पढ़ाता हूँ, जिससे आप लोग बाकी पूरे चैप्टर्स का जो नॉलेज है वो यूज कर सकें। तर टारगेट पॉइंट पे अभी तो एसएचएम कंप्लीट हो गया है, बट मैंने बताया था एक हमारा लास्ट टर्म बचा हुआ था, क्या? Energy. यस, टाइम पीरियड यूजिंग एनर्जी मेथड, यूजिंग एनर्जी मेथड। देखें क्या चीज है ये, इसमें आपको ये लिखना है क्या, when a system is disturbed मीन्स, डिस्टर्ब्ड मीन आप क्या करोगे, उसे डिस्प्लेस करोगे, डिस्प्लेस करोगे तो आप उसे क्या दे दोगे, एनर्जी। सो व्हेन अ सिस्टम इज डिस्टर्ब्ड और गिवन स्मॉल amount of energy then its total energy always remains constant। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि चेंज इन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या आएगा, चेंज इन टोटल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम आएगा क्या, कुछ नहीं। अभी तो बोल रहे हैं ना हम, टोटल एनर्जी क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो इस लॉजिक को हम थोड़ा सा मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या, जब हमें पता है कि टोटल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट रहने वाली, इसका मतलब ये है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, जीरो। तो हमें इसका मतलब उसकी एनर्जी इक्वेशन लिखना है और उसे क्या करना है, डिफरेंशिएट करके जीरो प्रूव करना है। ठीक, अच्छा हमें टाइम पीरियड लाना है। टाइम पीरियड कब आंसर आ जाता है, अगर हमें क्या दिख जाए, अगर हमें क्या दिख जाए, a प्रोपोर्शनल टू मतलब समथिंग इनटू x अगर दिख जाए तो टाइम पीरियड यहां से निकाल सकते हैं। क्लियर, यहाँ पर जो भी होगा वो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगी। तो एग्जांपल वाइज देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि चल क्या रहा है, करना क्या है। तो एग्जांपल देखते हैं। देखिए, सपोज एक स्प्रिंग था और एक ब्लॉक है। आपको पता है इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आएगा, पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला इसके, बताएं इसका। 2 pi under root हाँ, m 2 by पाई अंडर रूट k। m बाई के। बट अब हम देख लेते हैं कि इसे एनर्जी मेथड से कैसे करेंगे। सो वंस इट इज displaced, then it will store, कौन सी एनर्जी आ जाएगी, Potential spring potential energy। it will store spring potential energy and when left to move, क्या हो जाएगा, spring will start converting in kinetic energy ना, Kinetic energy. yes, spring will start converting into spring potential energy, spring energy
स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट अगर इसमें डिफॉर्मेशन क्या है, एट एनी इंस्टेंट डिफॉर्मेशन एक्स, इसके पास कौन सी दो एनर्जी होंगी, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल और काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी। सो एट एनी इंस्टेंट डिफॉर्मेशन एक्स पर इसके पास जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट। constant, और टोटल एनर्जी के नाम पे इसके पास क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस एक क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, ये क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट, ठीक, एट एनी इंस्टेंट। तो अभी करना क्या होता है, रूल सिर्फ ये है, डिफरेंशिएटेड विद रेस्पेक्ट टू, सो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, इस पूरी इक्वेशन को क्या करो, डिफरेंशिएट कर दें, तो क्या आ जाएगा आंसर, चले डिफरेंशिएट कर लेते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2x 2x, इंटू एक्स का कर रहे हैं ना, टी का तो कर नहीं रहे, तो dx बाई dt भी आएगा, क्लियर, प्लस हाफ एम v का क्या हो जाएगा 2v, और क्या आएगा dv बाई dt, dt इज इक्वल टू कांस्टेंट का क्या आ जाएगा 0, 0। तो यार देखो, ये जो हाफ है ये तो कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, और अंदर का 2 भी कॉमन लेके कैंसिल आउट, ये क्या दिखेगा, k इंटू एक्स इंटू क्या दिखेगा, dv dx बाई dt बन गया v, और यहाँ पर क्या दिखेगा, m इंटू वी इंटू dv बाई dt क्या बन गया, a, a। अब देखो यार, क्रॉस सॉल्विंग कर लेते हैं, तो v कॉमन लेके क्या होने वाला है, कैंसिल, सो m a v विल बी माइनस k x v, देखो क्या कैंसिल हो गया, v, क्या आंसर आ गया, a इज इक्वल टू माइनस k बाई m इंटू x। सो क्या करेंगे, कंपेयरिंग विद a is equal to माइनस ओमेगा स्क्वायर x, देन क्या आएगी ओमेगा की वैल्यू, root K k k by बाई m, और इसका मतलब टाइम पीरियड का आंसर क्या आ जाएगा, 2 पाई रूट m अपॉन k। तो बताएं यार, समझ आया कि नहीं कि एनर्जी मेथड में करना क्या होता है, बट देखो ना यार, क्या इजी है क्या ये, मतलब इजी छोड़ो, इजी तो है, टाइम टेकिंग है या नहीं, सो yes, हाँ, sir, जबकि चीजों को हम फोर्स मेथड से तुरंत निकाल लेते हैं, फोर्स मेथड से सीधे क्या आ जाता है, F प्रोपोर्शनल टू x, तो सीधे क्या मिल जाता है हमें, k इक्विवेलेंट मिल जाता है ना, हाँ सर। ठीक है। तो अभी कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे और क्लैरिटी आती जाए कि एनर्जी मेथड के क्या क्या यूजेस होने वाले हैं, ठीक है। तो देखें एनर्जी मेथड का क्या क्या चेंजेस आने वाला है, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये एम बॉक्स है, अभी देखिए इसे एनर्जी मेथड से करें तो हम क्या करेंगे, अगर हमने इसे कुछ पुल किया, इसे हमने क्या किया, कुछ डिस्टेंस पुल किया, कितना x, और छोड़ दिया, तो जैसे ही हम इसे ड्रॉप करेंगे इसके पास क्या आ जाएगी, एक स्पीड। बट पॉइंट है कि जब आप x यहाँ पर डिफॉर्म करोगे तो स्प्रिंग कितना डिफॉर्म होगी, x X dash, dash। x डैश, और अगर लॉजिकली मैं देखूं तो फ्रॉम दिस फिगर क्या पता चल रहा है कि x डैश भी क्या आंसर आएगा, X x, x जितना ही आएगा। तो टोटल एनर्जी अगर हम बात करें, कांस्टेंट, तो वो तो कोई टेंशन ही नहीं, क्या एनर्जी स्टोर होगी, हाफ इंटू के इंटू एक्स डैश का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू बॉक्स को तो एम वी स्क्वायर चाहिए, क्लियर। अच्छा, लेकिन जब आप बॉक्स की स्पीड निकालोगे तो क्या एक्स डैश का डिफरेंशिएशन उसकी स्पीड आएगा या एक्स का, x,
x का v जो बनेगा वो बनेगा क्या, dx by dt। तो मतलब हमें इस x को रिप्लेस करना पड़ेगा और वो क्या बनेगा, x ही है एज पर द क्वेश्चन। अभी काम बन गया, समझ आया ना। तो ये तो बिल्कुल पहले जैसी इक्वेशन हो गई ना। क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। समझे क्या आंसर आएगा, हाफ हाफ रहेगा, k इंटू एक्स का क्या आ जाएगा 2x इंटू सीधा v लिख रहा हूं मैं, और हाफ इंटू m इंटू 2v, और v का डिफरेंशिएशन क्या आएगा a। क्लियर। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो वही आंसर आने वाला है, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस। क्लियर। तो देन ओमेगा क्या आ जाएगा रूट k बाई m, एंड t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k। तो अभी वो मतलब वो रेफरेंस समझ आया कि एनर्जी मेथड मतलब यूज क्या करना है। हाँ सर। ओके गुड। अभी एनर्जी मेथड पे और एग्जांपल्स देख लेते हैं, थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो को लाने का स्टार्ट करते हैं। तो मतलब फर्क वही है, ऐसा कुछ बहुत चेंजेस नहीं आने वाला है। सोचो ये सेटअप कर लिया हमने, ये वाला। तो अभी बताओ क्या फर्क पड़ेगा, अगर हमने बॉक्स को एक्स डिस्प्लेस किया तो वेलोसिटी तो किसके पास आएगी, बॉक्स के पास। सो मतलब v जो आने वाला है, v किस चीज को लिख सकते हैं, dx by dt। dx by dt। बट हमें स्प्रिंग की एनर्जी देखनी पड़ेगी। तो अगर मैंने थ्रेड को एक्स पुल किया तो स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन कितना आएगा बताएं, x by 2। एक्स डैश वो कितना आएगा x by 2। एक्स बाई 2। इसे पता है कॉमन सेंस से भी देख सकते हैं। सोचो ये पुली थी, मैंने ये तब बताया था ना आप लोग को, ये सिखाया था कि ये पुली है। सोचो आप पुली को एक्स डिस्टेंस नीचे ले आए, पुली कितना नीचे आ गया एक्स, तो जो थ्रेड होगा वो थ्रेड कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा, इधर एक्स और इधर एक्स, मतलब ये पॉइंट कितना नीचे आ जाएगा 2x। 2x। पुली को अगर मैं एक्स नीचे लाऊंगा तो ये 2x नीचे आएगा, या फिर अगर मैं इसे एक्स नीचे लाऊंगा तो पुली फिर x बाई 2 ही नीचे आएगी। तो ये हो गया अपना क्या लॉजिक। अभी निकाल देते हैं टोटल एनर्जी के बारे में। क्लियर। टोटल एनर्जी क्या रहेगी कांस्टेंट, और टोटल एनर्जी में क्या रहेगा हाफ इंटू के इंटू एक्स डैश का स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। और क्या बताया कि के एक्स डैश को हटाना पड़ेगा, एक्स डैश को क्या लिख सकते हैं एक्स बाई 2। ओके। और अभी सॉल्व कर सकते हैं अपन, क्या डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। क्या आंसर आ जाएगा, हाफ विल रिमेन हाफ के, और ये 1/4 आएगा ना, 1/4 विल रिमेन 1/4, और x का क्या आ जाएगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी का आएगा क्या v। इसका हो गया हाफ m, v का क्या हो गया 2v इंटू a। तो देखें हाफ भी कैंसिल सारे 2 से, और v भी कैंसिल, क्या आ जाएगा यहाँ पर के एक्स बाई 4 प्लस एम ए इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस के बाई 4m इंटू एक्स। सो देन ओमेगा कितना आ गया रूट के बाई 4m, एंड टाइम पीरियड क्या आ गया 2 पाई अंडर रूट 4m बाई के। बता यार एनर्जी मेथड क्लियर समझ आ गया ना यार सबको। यार बताएं। yes sir। ओके ओके ठीक। अब इसमें और भी ज्यादा पॉइंट ऐड कर देते हैं
क्या ऐड कर दिया जाए, रोटेशन वाले पार्ट को भी लेके आ जाते हैं, ठीक है। सो चले, इसे अब आप एनर्जी मेथड को यूज करके सॉल्व करें, यूजिंग एनर्जी मेथड। तो बताएं एनर्जी मेथड अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। एनर्जी मेथड, अच्छा एक मिनट रुके, इसे करने से पहले मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूँ। क्या, एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ पहले। ये क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लेते हैं, बताएं। और इससे एक मास हैंग कर रहा है, एम मास। तो यार मुझे लगता है तुरंत समझ आ जाएगा कि अगर हमने इसे एक्स नीचे डिस्प्लेस किया तो स्प्रिंग कितनी लॉन्गेट होगी, 2x। क्लियर ना। सो इसका मतलब ये होगा कि स्प्रिंग में जो डिफॉर्मेशन आने वाला है एक्स डैश, वो कितना होगा, 2x। 2x। सो टोटल एनर्जी आई गेस यहाँ से तो तुरंत आ गई, टोटल एनर्जी वो रहनी चाहिए क्या, कांस्टेंट। और टोटल एनर्जी में हम हाफ के एक्स डैश लिखेंगे ना, और वो कितना है 2x का स्क्वायर प्लस ये अपना हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक। ये हुआ। तो मुझे लगता है अभी आप समझ गए, इसमें बार बार उतना करने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, आंसर वही आएगा, हाफ के 2x का एक 4 एक्स्ट्रा आ जाएगा बाहर, और एक्स स्क्वायर का क्या आंसर आएगा, 2x इंटू वी प्लस हाफ एम 2v इंटू ए इज इक्वल टू 0। सो इसका मतलब ए प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस एम अपॉन कितना आ गया, 4k इंटू एक्स। सो देन ओमेगा कितना आ गया, रूट एम अपॉन 4k एंड टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन 4k, सॉरी 4k बाई एम, उल्टा हो गया यार, 4k बाई एम ओमेगा हो जाएगा, और टाइम पीरियड आ जाएगा एम अपॉन 4k। ये क्लियर है, ये वाला सेम क्वेश्चन। बताएं सेम क्वेश्चन एनर्जी मेथड से ओके सबको। अब इस पे इंपॉर्टेंट सेक्शन डाल देता हूं मैं, कि अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लॉजिक देख लेते हैं। क्या होता है कि अभी तक जो मैं देख रहा था पुली वाला क्वेश्चन, उसमें पुली कैसा था, आइडियल था। क्या था पुली, आइडियल था। सोचो वो नॉन आइडियल पुली हो, ओके वो क्या रहे, एक नॉन आइडियल पुली हो, तब क्या होगा, इसका मतलब उसमें सिचुएशन क्या रहेगी, मास दिया होगा उसमें, क्या दिया रहेगा, मास। सो अगर हम क्वेश्चन क्या ले लें, नॉन आइडियल पुली, तो पहले ऑसिलेट क्या कर रहा था, पहले ऑसिलेट कर रहा था वो ब्लॉक, यहां पर क्या कर रहा था वो ब्लॉक। अब हम बोल रहे हैं कि इस पुली का ही मास क्या है, m, तो ये डिस्क है m कॉमा r की। तो इसमें दो केसेस बनेंगे, क्या कि अगर स्ट्रिंग स्लिप करेगी डिस्क में, क्या, नंबर वन, if string slips over the pulley, if string slips over the pulley,
तब क्या होगा? बताओ, फ्रिक्शन लगेगा क्या? स्लिप्स ओवर द पुली मतलब फ्रिक्शन 0। तो क्या कोई टॉर्क आएगा क्या पुली में? टॉर्क भी आएगा क्या? 0। और इसका मतलब अगर टॉर्क भी 0 है तो रोटेशन होंगे क्या कुछ? नो। 0। अच्छा, हम अगर सॉल्व करें तो हम फोर्स मेथड से रोटेशन सॉल्व ही नहीं कर सकते थे। तो अगर पहला क्वेश्चन है तो हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट इफ स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप, अगर स्लिप नहीं हो रही तो फिर ये क्या लगाना शुरू कर देगी उस पे? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन लगाएगी। फ्रिक्शन इज नॉट 0, इसका मतलब क्या लगाएगा? टॉर्क। टॉर्क लगाएगा एंड पुली विल स्टार्ट रोटेशन। तो क्या फोर्स मेथड से हम उसका रोटेशन समझ सकते थे क्या? नहीं, नहीं समझ सकते थे। तो अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं तो फर्स्ट केस में हमें आंसर पता है, ये मैंने अभी जस्ट अभी सॉल्व किया, आंसर क्या आएगा? 4k। सो पहले मैं इस तरीके से, पहले इसे बाद में कर देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, इसे एज अ सेकंड थॉट देख लेते हैं। देखें, जस्ट अ मिनट। ओके, देखिए, एज अ सेकंड थॉट इसे समझ लेते हैं कि जब स्ट्रिंग में रोटेट नहीं हो रहा था तब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आएगा, बताएं आप लोग? 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के इक्विवेलेंट। और इस क्वेश्चन में के इक्विवेलेंट कितना आया था? के इक्विवेलेंट इस क्वेश्चन में कितना आता है? 4 के आया है ना? तो क्या टाइम पीरियड में कोई डाउट क्या? किसी को आंसर क्या आ जाएगा? 2 पाई अंडर रूट m अपॉन 4k। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ये डिस्क रोटेट भी होने लग गई तो क्या बदल जाएगा? क्या लगता है तुम लोग को आंसर में क्या बदल जाएगा? कुछ याद आ रहा है क्या रोटेशन में? अगर हम बिना रोटेट किए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और अगर हम रोटेट करने लगे तो क्या बदल जाएगा? किसी को कुछ याद आ रहा है? सपोज अगर हम रोटेट नहीं कर रहे, सिंपल v से जा रहा है, तो एनर्जी क्या होती है इसकी? लीनियर। लेट्स से मैं इस तरीके से लिखता हूँ कि अगर सिर्फ ये नीचे रोटेट हो नहीं हो रहा, सिर्फ मूव हो रहा है, ये जो डिस्क था इसके पास सिर्फ क्या है? ओनली v है। क्या है? ओनली v। तो अगर इसके पास ओनली v है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे? हाफ half एम mv square. ठीक है, तो इसलिए सॉल्विंग में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। लेकिन सोचो, अगर वो स्लिप हो रहा है, सॉरी स्लिप नहीं हो रहा, रोटेशन हो रहा है वहां पे, तो कुछ याद आ रहा है कि हम कैसे सॉल्व करते थे ऐसे क्वेश्चंस को? कि यार अगर रोटेशन हो रहा है मतलब अब वो क्या कर रहा होगा? अप एंड डाउन तो कर रहा Half. होगा। I omega. यस, क्या? Half I omega square. Rotational kinetic energy. रोटेशनल काइनेटिक भी ऐड करते हैं। तो अब हम बोलेंगे वो v से जा रहा है और साथ में क्या कर रहा है? ओमेगा से घूम भी रहा है, ओमेगा टॉर्क से। भी लग रहे हैं। ठीक, तो मतलब उसके पास v इज इक्वल टू आर ओमेगा है। सो तब हम अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ एम हाफ स्क्वायर। एम स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसका कुछ शॉर्टकट नहीं बताया क्या मैंने? इसकी शॉर्ट वैल्यू अरे महान लोगों बताइए, इसकी शॉर्ट वैल्यू सिंपल वन वर्ड। हाफ आई ओमेगा। अरे प्रभु यार, क्या कर रहे हो यार तुम लोग? काइनेटिक एनर्जी रोटेशन की शॉर्ट में लिखना नहीं सिखाए हैं? सीखा है। क्या बोलते हैं उसे? क्या रहता है? हाफ एम स्क्वायर इनटू, अरे
बी। हाँ बी। भाई इस तरीके से ब्लैंक कर दोगे प्रीवियस चैप्टर को? क्या सिखाया है? हाफ एम स्क्वायर इंटू B. बी। बी। और वो बी होता क्या है? 1 MR plus square. I by MR. वेयर बी इज इक्वल टू, ये मैंने ही डिफाइन कर दिया था, आई बाय MR एम आर स्क्वायर। ये एक नंबर है। अब चलो इतना याद आ गया तो थोड़ा सा और याद करो कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को F4 से खींचते हैं, एम ऑब्जेक्ट, और ये रोटेट नहीं हो रहा, तो एक्सेलरेशन का आंसर क्या आएगा? अरे भाई, अगर ये ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं हो रहा, क्या कर रहा है? ओनली ट्रांसलेशन। क्या हो रहा है? ओनली ट्रांसलेशन। तब क्या आता है एक्सेलरेशन का आंसर? F by M. एफ बाई एम। M. वेरी गुड। और अगर यही ऑब्जेक्ट क्या करने लगे? ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। रोटेशन, मतलब आगे भी जा रहा है और रोटेट भी हो रहा है। ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, तब भाई आंसर क्या आता है एक्सेलरेशन का? F by अरे MB. एफ बाई एम बी। कुछ याद आ रहा है किसी को या नहीं? Yes. यस सर। तो बेटा मैं इतनी कहानी क्यों याद करा रहा हूँ? क्या लगता है टाइम पीरियड का आंसर क्या आएगा अब, अगर ये रोटेट भी करने लगेगा? अरे यार, इससे कुछ नहीं समझ आया क्या? ये इतना सारा क्या क्यों लिखा है यार? इससे कुछ नहीं समझ आ रहा कि टाइम पीरियड के फॉर्मूले में क्या बदलेगा? Sir. क्या Omega. लगता है क्या हो change जाएगा? होगा. 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन 4k या k इक्वलेंट। अभी इसमें क्या बदल जाएगा आंसर में? के बदल जाएगा। अरे यार महान लोग हो यार तुम लोग को ये कॉमन कुछ भी डिफरेंस नहीं मास। दिख रहा कि लीनियर में मास सिर्फ लीनियर वाला लेते हैं, और जब रोटेशन आता है तो उसमें ये फैक्टर भी आता है हमेशा मास में। यार मतलब या तो तुम लोग देख नहीं रहे हो या तो अपने दिमाग को पैक करके रख देते हो। पैक करके रखने की चीज नहीं है यार, दिमाग लगाने की चीज है यहाँ पे। फिर से वापस शुरू करते हैं। अगर ये एक आइडियल पुली है, क्या? अगर ये एक आइडियल पुली है तो क्या सिनेरियो हो रहा होगा? नंबर 1 ये समझा? अगर ये आइडियल पुली है तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, टॉर्क वगैरह नहीं लग रहा होगा, सिर्फ ये ओनली क्या कर रहा होगा? अप एंड डाउन एसएचएम कर रहा होगा। कोई डाउट यहाँ तक बताएं? Yes, sir. अब अगर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं कि ये नॉन आइडियल पुली है, क्लियर? ये आइडियल पुली थी, और अभी यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं किसका? नॉन आइडियल पुली का। मतलब नॉन आइडियल मतलब क्या होने लग गया होगा? Friction. Like हाँ, सो इन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन लगने लगा होगा। जो पुली को अप एंड डाउन हमने मोशन दी वो ठीक है, एज वेल क्या कर रहा होगा? पुली को रोटेट भी कर रहा होगा। सो अगर हमने इसे कुछ नीचे की तरफ पुल किया तो ये अप एंड डाउन मोशन करेगा और एज वेल रोटेट भी करेगा, ठीक? सो अभी ये हम बोल रहे हैं ये क्या है? नॉन आइडियल पुली। ये क्या है? नॉन आइडियल पुली, ठीक? तो इस पूरे सेटअप को समझाने का पर्पस ये था कि अगर वो नॉन आइडियल पुली है, अगर वो नॉन आइडियल पुली है तो पैटर्न समझ आया कि क्या डिफरेंस आने वाला है? जैसा हमने रोटेशन में पढ़ा था, क्या कि हम
बी का टर्म यूज कर सकते हैं मास के साथ में, मास के साथ में बी का टर्म यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एफ अपॉन एम होता है, यहाँ पर एफ अपॉन एम बी होता है। अगर ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, तो यहाँ पर वो पुली क्या कर रही है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन ही कर रही है। तो क्या आंसर आएगा उसका? फिर डायरेक्ट टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख दें फिर हम। क्लियर? सो देन टाइम पीरियड क्या आ जाएगा? यस, टाइम पीरियड टेंशन नहीं लेना है। जब भी कभी ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन हो रहे हो ऑब्जेक्ट में, तो फिर टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम बी अपॉन के इक्विवेलेंट। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग के इक्विवेलेंट कितना आ रहा था, 4 आ रहा था, और बी अपन सॉल्व कर देंगे। वेयर के इक्विवेलेंट एज पर द क्वेश्चन कितना है, 4 के है, और बी क्या होता है 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। डिस्क है तो समझ गए 1/2 हो जाएगा, और आगे सॉल्व कर देंगे। तो यार क्लैरिटी हुआ कि क्या करना है हमें। और बी डिस्क का क्या आ जाएगा, 3/2। तो इसका मतलब हम यहाँ पर के इक्विवेलेंट होगा क्या, 4 के, और ऊपर रहेगा क्या 3/2, मतलब क्या दिखेगा 3/8। समझ आया क्लैरिटी? Yes, sir. हाँ, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर चीजों को अप्रोच कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं कि कैसे हमें इसे सॉल्व करना है। हम डायरेक्ट लॉजिक लगा सकते हैं। ओके, अब ये चीज एनर्जी मेथड से भी कर सकते हैं। तो एनर्जी मेथड से अब मैं नहीं सॉल्व करवा रहा हूँ, क्यों? बिना मतलब लेंदी होगा। क्या करना पड़ेगा, सारी एनर्जीज इसकी लिखनी पड़ेंगी। तो अब पहले हम क्या लिखते हैं, सिर्फ हाफ एम बी स्क्वायर। अब एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, हाफ ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा को क्या लिखेंगे, वी बाई आर। तो इसका मतलब समझ गए, एम के साथ साथ बार बार यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या दिखने लगेगा, आई बाय आर स्क्वायर। मतलब जब आप कॉमन लेंगे तो एम प्लस क्या दिखने लगेगा आपको, आई बाय आर स्क्वायर, और अपॉन पे के आएगा। तो बेसिकली एम के जगह पर अगर मैं एम कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर ही दिखने लगेगा ना। और उसी को हम क्या बोलते हैं, बी, जो रोटेशनल फीलिंग देता है। तो फिर एनर्जी मेथड को करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आपको आइडिया पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, क्लियर? तो इसका मतलब वो जो क्वेश्चन था जिसमें हमने रोटेशन और क्या सॉल्व किया था, लीनियर सॉल्व किया था, उसको यहाँ पर हम डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे? हमें उसमें रोटेशन इंक्लूड करना है ना। स्फीयर क्या कर रहा है, या कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होगा, लीनियर भी कर रहा होगा और एंगुलर भी कर रहा होगा। यहाँ पर अगर हम देखें, तो यहाँ पर अगर हम आगे लेके जाए v वेलोसिटी से, तो साथ में ये क्या करेगा, रोटेट भी होगा। तो इसका मतलब इस ये जो SHM है वो क्या है, लीनियर प्लस ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। तो इसका मतलब ये है कि इसमें आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली देख सकते हैं। तो आपको याद है कि के इक्विवेलेंट क्या आता है, C इज इक्वल टू क्या आता है, के आर स्क्वायर। और अगर स्प्रिंग ऊपर लगा दोगे तो कितना आ जाता है, 4 के आर स्क्वायर। तो आपको बस के इक्विवेलेंट के बारे में, डिफॉर्मेशन के बारे में सही से ध्यान देना होता है। बाकी आप चाहिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बी बाई के इक्विवेलेंट। ठीक है, और ये क्या है, डिस्क। या पीछे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। पीछे वाले क्वेश्चन में हमारे क्या यूज किया था, हमने यहाँ पर सॉलिड स्फीयर ऊपर यूज किया था, इसमें डिस्क यूज किया था। आंसर क्या आया था हमारा, 3/2। ठीक है, और चेक कर लेते हैं डिस्क का बी क्या आएगा,
3/2. 3/2, तो तुरंत हम वहां पर दिख जाएगा। क्लियर? तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2π√3/2 m/k इक्विवेलेंट। ठीक है, तो थोड़ा सा बस आपको यही पॉइंट ध्यान देते रहना है कि b को यूज कर सकते हैं अगर वहां पर लीनियर प्लस एंगुलर दोनों चीजें हो रही हैं। ठीक है, सर हाँ, तो ये पूरा एसएचएम पे पार्ट था। हाँ सर अगर मतलब पूछिए। वो स्प्रिंग अगर टॉप पे लगाएंगे तो k इक्विवेलेंट 4kr² होगा ना, और हाँ, फिर वो मास वो का के भी इक्विवेलेंट नहीं, के mb/2 इक्विवेलेंट नहीं, लिखेंगे ना फिर। के इक्विवेलेंट नहीं, के इक्विवेलेंट नहीं है, के इक्विवेलेंट नहीं है वो सी आता है, वो टॉर्क इक्वेशन का है। उसमें हमें आर स्क्वायर को हटाना है। अगर हम नॉर्मली देखें तो जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो सिर्फ के साथ के लिए है, तो हम यहाँ पर तो लीनियर लॉजिक लगा रहे हैं ना। सो याद रखना है कि वो जो आर स्क्वायर आता है वो नहीं यूज करना है, क्योंकि ये सी है। ओके, इसीलिए आई सर बाई सी आता है। अगर आई बाई सी नहीं होता तो आंसर क्या होता है, एम बाई के होता है ना। आई से आर स्क्वायर को हटाना पड़ेगा ना, इसलिए सी के रिलेशन में आर स्क्वायर वहां पर पैरामीटर आता है, और हम तो यहाँ पर एम वाला लॉजिक यूज करते हैं ना। सर तब वो mb लिखते हैं ना, तो फिर वो टॉप पे होगा इसलिए mb/2 लिखेंगे ना। एम बी बाई 2, क्योंकि वो 2f/mb होता है ना एक्सेलरेशन। हाँ नहीं, वो ये रहता है कि फोर्स जब टॉप पर है, बट उसके जगह हमने डायरेक्टली काउंट कर लिया है ना। हमने उसके दोनों जो 2 हैं वो के पे ही इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, तो बेसिकली हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है, हम ये एक्सेलरेशन नहीं लिख रहे हैं। मैं सिर्फ बता रहा हूं कि m को एम बी लिखते हैं अगर सॉल्विंग रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन की चल रही है। ये सिर्फ एक शॉर्टकट है, ऐसा कोई एक्चुअल सॉल्विंग नहीं है। ओके, तो आप इसे ये मत समझने लगना कि ये कोई ये ऑफिशियल या एक्चुअल कोई मेथड है। ये कोई मेथड नहीं है, सिर्फ मैं एक लॉजिक बताता हूँ कि जिससे आप आंसर जल्दी से कैच कर पाए। वो लॉजिक क्या है कि इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट मास आप मास की लीनियर प्लस रोटेशनल फीलिंग को यूज करिए, विच इज एम बी। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हर जगह पर लगा दो, एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चंस के लिए ही इसे यूज करते हैं। ओके, यस सर। ठीक है, चलो यार, यहाँ पर एसएचएम हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर पे पहले तो हम एसएचएम की शीट सॉल्व करेंगे अपकमिंग टेस्ट के लिए, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं बोर्ड्स का कंपैरिजन दिखाऊंगा आपको। बोर्ड्स का सिखाऊंगा कि बोर्ड्स में थोड़ा सा क्या एक्स्ट्रा है वो अपन सीखेंगे, और मार्क करेंगे कि बोर्ड्स में से, नोट्स में से क्या क्या बोर्ड्स का आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे, और चाहिए तो एक बार बोर्ड्स की बुक रीड भी कर लेंगे, आपको सिमिलरिटीज में देखने को मिल जाएंगी, नहीं तो मैं तो एक्सप्लेन करूंगा ही। ओके, चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफी है। डिस्कशन सेशन में आगे क्वेश्चन सॉल्विंग डिस्कस करते हैं। ओके, ओके, बाय बाय एवरीवन देन। Bye, sir. Bye, sir. ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू। Bye. Bye, sir.